सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि वो एसडीएम बने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बने। कई लोग ये जो मुकाम है बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ख्वाब सबका यही होता है जो पीसीएस आईएएस की फील्ड में है कि उन्हें एसडीएम की पोस्ट से नवाजा जाए। तो एसडीएम की क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या पावर्स होती हैं, क्या पैशन है उनका, कैसी पर्सनैलिटी और अच्छी ग्रूम हो जाती है, कितनी सैलरी है, क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, सब अपन समझेंगे। रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी, सारी चीज़ें तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं एसडीएम के बारे में कि जब पीसीएस का रिजल्ट आता है तब आपने देखा होगा रिजल्ट में, जब रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट की पीडीएफ आती है, तो एक पद होता है डेप्यूटी कलेक्टर के नाम से। डिप्टी कलेक्टर के नाम से वो रिजल्ट आता है। आपने गौर किया होगा कि जो रिजल्ट का पीडीएफ देखो उसमें डिप्टी कलेक्टर लिखा होता है, एसडीएम नहीं लिखा होता। इसका मतलब है कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में भी अंतर है। क्या अंतर है साहब? यही अंतर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सेलेक्ट होते हैं, जब आप सेलेक्ट होंगे डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे, तो इसका मतलब है कि आप अभी एसडीएम नहीं हैं, ठीक है? तभी कुछ अंतर है, तभी तो। डिप्टी कलेक्टर का मतलब है कि आप अभी सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद जब आपको तहसील अलॉट होगी तब आप बन जाएंगे एसडीएम। समझे? स्टार्टिंग में आप डिप्टी कलेक्टर हैं, जब आपको तहसील अलॉट हो जाएगी, हर तहसील में एक एसडीएम साहब होते हैं, तब जो तहसील अलॉट हो जाती है तब बनते हैं हम एसडीएम। स्टार्टिंग में हम डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, जिसे आम बोलचाल में एसडीएम कहते हैं, और कोई कहना गलत नहीं है, कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है कि साहब हमें आप एसडीएम नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं तो बस एक लीगल टर्म बता रहा हूँ आपको। जब हम बतौर डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बन के सिलेक्ट होते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारा एक ट्रेनिंग लेटर आता है। पहले तो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है साहब। ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मुबारक हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर लखनऊ। बढ़िया मज़े के साथ आप ट्रेनिंग करिए, आनंद लीजिए जीवन का, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का, एक ऐसा फेज़ है जो सबसे खूबसूरत होता है। मैंने अपनी लाइफ में कई सारी नौकरियां ली, कई सारी ट्रेनिंग करी, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है किसी भी जॉब का ट्रेनिंग। इसलिए लगता है क्योंकि हम सेलेक्ट होके जब जाते हैं तो हमारे जैसे और भी लोग बैचमेट होते हैं, उन बैचमेट से हमारी मुलाकात होती है साहब। आप भी जाएंगे तो आपकी भी मुलाकात होगी, फिर नए नए खूबसूरत खूबसूरत चेहरे आपको देखने के मिलेंगे। और आप कहाँ से हैं? ओ हाय, मैं ये, आप कहाँ से हैं? अच्छा आप वहाँ से हैं, मैं भी यहाँ से हूँ, मेरे वहाँ मामा रहते हैं। अच्छा आप तो मेरी रिश्तेदार निकली। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में होती है, जिसको जान पहचान कहते हैं। कॉफ़ी पीजिए, कॉफ़ी पिलाइए, खुद भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। तो ये सारी चीज़ें लखनऊ में आपको ट्रेनिंग के दौरान आप सीखेंगे सारी चीज़ें। हालांकि ये सेकेंडरी है, प्रायोरिटी पर तो आपको ट्रेनिंग में 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। टीचर्स आएंगे, आपको सिखाएंगे। सारे टीचर्स होते हैं वो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कोई सीनियर आईएएस होगा, कोई सीनियर पीसीएस होगा, या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट से होंगे। सारे बड़े बड़े अधिकारी आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में आपको हॉस्टल भी अलॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचें कि रहूँगा कहाँ रहूँगी, तो हॉस्टल भी मिलेगा आपको, बढ़िया, टेंशन मत लो। इस दौरान आपकी सैलरी भी आएगी। जब ट्रेनिंग चल रही है तब आपकी सैलरी भी आएगी। और आपको क्लियर बता दें कि जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो खाना भी तो खाएंगे, चाय भी तो पिएंगे, नाश्ता भी तो चलेगा। तो इसका मतलब है कुछ रुपए आपके कटते हैं। ये आपको बता दें हम, जो आपकी सैलरी आएगी उसमें से कुछ डिडक्शन होता है, पैसे कटते हैं, ताकि हॉस्टल की फ़ीस और खाने पीने का पैसा मैनेज किया जा सके। तो ये कोई नॉर्मल सी बात है। आप चाहें तो इसको बाद में अपना वापस भी मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार कट गया वापस भी आ जाता है पैसा। तो ये आपको मैंने बताया ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग लखनऊ में होती है, 10 से 5 बजे तक होती है, हॉस्टल मिलता है, और एक माहौल रहता है कि दोस्ती यारी भी बन जाती है। और कुछ लोगों का तो प्यार भी बन जाता है, कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती है। मेरे से ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में चलो इश्क लड़ाई भी किया। तो क्या दिक्कत है भाई, शादी में क्या बुराई है, अच्छी बात है। नहीं तो सैलरी भी आपकी टेंशन नहीं है। अच्छा 21 दिन में पैसा डबल, शादी हो गई, आप अधिकारी आपकी
आपके मतलब स्पाउस भी अधिकारी, दूल्हा या दुल्हन, तब सैलरी भी डबल हो जाती है। ठीक है साहब, अब हम आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको एक जिला अलॉट होगा, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, एक जिला अलॉट होगा। उस जिले में आपको 6 महीने तक सीखना है। 6 महीने तक अभी आप उस जिले में काम करेंगे, सीखेंगे, आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा। आप सिर्फ देखिए, फील्ड का प्रशिक्षण कहते हैं जिसको, फील्ड ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग हो गई एक तरीके से ये। ओके, 6 महीने आप किसी जिले में जाएंगे, वहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एडीएम जिसको कहते हैं, या सीडीओ साहब के साथ या अदर एसडीएम्स के साथ आपको अटैच करके कुछ कामकाज जो फील्ड में चल रहा है। ये जो ट्रेनिंग होती है ये किताबी ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग है वो किताबी ट्रेनिंग है, और ये जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है ना, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आप वहाँ पर देखोगे कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ आई हुई है तो क्या करा, कहीं भूकंप आ गया तो क्या करा, या लोगों की समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं, आप कैसे सीखेंगे। आप अगर सीधे आपको बिठा दिया जाए कुर्सी पर, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, आप जानते ही नहीं हो, शिकायत पढ़ी, शिकायत आ गई लिखित में, कोई काश्तकार शिकायत ले आया, वो आप समझ ही नहीं पा रहे क्या करूँ इसका। तो इसलिए पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने। इसके बाद 6 महीने के बाद एक चीज़ और है, अगर मान लो अगर मान लो आपको ट्रेनिंग में आपको कोई चेहरा पसंद नहीं आया, मान लो आपके बैच के ही तो लोग होंगे ना, ये कोई दूसरे बैच के तो होंगे नहीं, आपके बैच का आपको नहीं पसंद आ रहा, या कोई आया भी आपको पसंद तो वो और कहीं पहले से उसका मामला सेट है, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आप 6 महीने के लिए जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे भी आप अपना देख सकते हैं हिसाब किताब, ये दूसरे बैच के भी लोग मिल जाएंगे। पहले तो लखनऊ में तो आपके बैच के थे, यहाँ दूसरे बैच के भी मिल जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो 6 महीने में दोनों चीज़ें देखो, प्रशासन भी देखो और कोई अपना हिसाब किताब भी देख सकते हो। इसके बाद क्या होगा, आपको लखनऊ से, वो जिले से, जिस जिले में आपको भेजा गया है उस जिले से आपको वापस लखनऊ बुलाया जाएगा, वापस रिटर्न बैक टू उपाम, उपाम कहते हैं उसको, उपाम उस सेंटर का नाम है जहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है। तो वापस आपको सेंटर बुलाया जाएगा, लखनऊ बुलाया जाएगा, और फिर आपसे फिर किताबी ज्ञान आपको दोबारा से चीज़ें समझाई जाएंगी। लखनऊ में आपकी फिर से कुछ टाइम तक ट्रेनिंग चलेगी, डिपेंड करता है, कभी 3 महीने, कभी ऐसे, जैसा आपकी जिस साल आप सेलेक्ट होंगे उस साल जो नियम है उसके अनुसार, क्योंकि ये चीज़ें टाइम पीरियड तो बदल सकता है ना कभी भी, इसलिए मैं टाइम नहीं बता रहा, कभी टाइम अलग होता है, कभी टाइम अलग होता है, मैं आपको सिर्फ प्रक्रिया बता रहा हूँ। फिर लखनऊ में आप जब दोबारा बुलाए गए तो आपका एक छोटा सा एग्ज़ाम भी होगा। अब जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो उपाम का भी एग्ज़ाम पास कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि फेल हो जाएंगे। इसका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आपको पिछले इतने टाइम से ट्रेनिंग दी गई, फील्ड की ट्रेनिंग दी गई, तो आपको कुछ आता जाता है कि नहीं आता है, आपको सीख पाए कि नहीं आए, इसके लिए एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से एक जिला जो आपका था, जो आपको जिला मिला था, हो सकता है उसी ज़िले में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि ज़िला आपका चेंज हो जाए, डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज भी हो सकता है, तो ज़िला बदल जाएगा, आप दूसरे ज़िले में जाएं, आपको क्या दिक्कत है। आप चाहे आगरा रहें, चाहे इलाहाबाद रहें, चाहे आजमगढ़ रहें, आप तो एसडीएम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने समझाया कि आपका ज़िला चेंज भी हो सकता है दोबारा और नहीं भी हो सकता है। फिर आप जब जाएंगे तब आपको डीएम साहब या डीएम महोदया मैडम जो भी हैं वो आपको एक तहसील अलॉट करेंगी, और फिर आप बनेंगे फुल प्रूफ एसडीएम। यहाँ से आपकी एसडीएम की असली ज़िंदगी शुरू होगी। ओके, अब आप ट्रेनिंग करके एग्ज़ाम पास करके लौट आए अपने एक अच्छे ज़िले में जो आपको मिल गया। यहाँ आपके सामने अब देखो क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले आपको सुविधाओं का जानने का बड़ा इंटरेस्ट होगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी साहब, देख लो भैया क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, वो भी सुन लो। है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, बताओ बताओ क्या मिलेगा क्या मिलेगा है? तो जब आपको रहने का एक बढ़िया आवास मिलेगा, ठीक है, सबसे बढ़िया एक शानदार सरकारी आवास, बढ़िया एकदम A क्लास का वो घर होगा आपका, जिसमें आप जब एंट्री मारेंगे वीआईपी सा घर होगा, ठीक है। ये आपका बढ़िया सा घर है, जैसे ये मान लो गेट है, गेट में एंट्री करेंगे जब आप, ये तो गेट हो गया, इस गेट में जब एंट्री करी तो ये गार्डन है, स्टार्टिंग में गार्डन होता है, यहाँ पार्किंग होती है कि आपकी जो गाड़ी थी वो यहाँ आके पार्क हो जाएगी।
और ये आपका बढ़िया सा घर होगा और पीछे यहाँ पर बागबानी यानी छोटा मोटा पौधा लगाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए छोटी सी जगह और होती है। इस तरीके से सरकारी घर बने होते हैं। एंट्री मारोगे तो एक आपको गार्ड भी मिलेगा, एक गार्ड होगा, गेटमैन होगा जो गेट खोलेगा गेट बंद करेगा, उसके लिए आपकी टेंशन नहीं है। वहाँ एक गार्ड साहब बैठेंगे, आपको सरकार की तरफ से वो गार्ड अलॉट किए जाएंगे। गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी, एक बढ़िया आपका आवास रहेगा, बहुत अच्छा। 4-5 कमरे रहते हैं उस घर में, 4-5 कमरे होंगे और कमरे के अलावा आपको मतलब बढ़िया पंखा वंखा लगे हुआ, एसी एक कभी कभी एसी लगे मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। वो उस जिले के ऊपर डिपेंड करता है कि एसी लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। एसी का लोड नहीं लेना, नहीं लगे होंगे तो लगवा लेना भाई, तुम एसडीएम हो, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, खरीद के लगवा लेना, क्या दिक्कत है, तुम्हारे हो जाएंगे। ट्रांसफर हो जाए तो एसी उखाड़ के अपना ले जाना, है ना। तो ये आपको मैंने आवास बताया कि सबसे पहले एक आवास मिलता है, फिर तहसील आपको अलॉट हो चुकी है तो एक सरकारी गाड़ी मिलेगी। ओके, सरकारी गाड़ी मिलती है साहब। ये एक ख्वाब होता है जिस पे लिखा होता है आगे एसडीएम, उप जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो वो एक गाड़ी मिलती है आपको, उस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर भी तो मिलेगा और आपको 2 ड्राइवर मिलेंगे। एसडीएम साहब को 2 ड्राइवर मिलते हैं, क्योंकि ये एसडीएम है, एसडीएम साहब हैं तो इनको 2 ड्राइवर मिलेंगे। तहसीलदार नायब तहसीलदार को एक ड्राइवर मिलता है, ठीक है। तो ये ड्राइवर साहब आपको 2 मिलते हैं, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का हिसाब किताब है, एक दिन एक ड्राइवर चलाएगा, अगले दिन दूसरा ड्राइवर आएगा। या आप एसडीएम है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, आपस में से जो है मैनेज भी कर सकते हो कि एक हफ्ते तुम चला लो, एक हफ्ते तुम चला लो गाड़ी, जिसको जैसा से लगे, कोई इसमें नियम नहीं है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कंफर्टेबल होकर। गाड़ी मिलेगी साहब बढ़िया। अब गाड़ी में तेल भी तो डलेगा, डीजल, ऐसे पानी से तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो अब सोचो तेल कितना मिलेगा एक एसडीएम साहब को, यानी आपको, आप ही तो एसडीएम हो, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो लगभग 250 से 300 लीटर डीजल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है प्रति माह, एक महीने में, प्रति माह। तहसीलदार नायब तहसीलदार को भी लगभग इतना ही मिलता है, 250 से 300 लीटर प्रति महीने आपको डीजल की व्यवस्था दी जाती है, ताकि आप क्षेत्र में खूब विजिट कर सकें, गरीबों की समस्याओं को फील्ड में जाके सुन सकें। ऑफिस में बैठे बैठे नहीं सुनना है, आप गांव में जाएं। आपका गांव आपकी तहसील से 40 किलोमीटर दूर हो सकता है, 50 किलोमीटर दूर हो सकता है, तो आपको टेंशन ना हो कि भैया गाड़ी में डीजल फूक जाएगा। अच्छी खासी आपको डीजल की व्यवस्था दी जाएगी। और आपका ड्राइवर जो है, उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो एक लॉक बुक मिलती है, एक किताब होती है, उसको लॉक बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक बुक। इस लॉक बुक में वो ये ड्राइवर नोट करता रहेगा कि हमारी गाड़ी प्रतिदिन कहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है। एक लॉक बुक में नोट करना पड़ता है, जिससे कि कभी कोई ऑडिट आ जाए, चेकिंग आ जाए कि आपकी गाड़ी 300 लीटर आप डीजल उड़ा रहे हो और चलती है नहीं आपकी गाड़ी, तो डीजल जा कहाँ रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है कि वो लॉग बुक में अपना नोट करते जाएं कि कितना डीजल कहाँ खर्च किया जा रहा है। 300 लीटर बहुत होता है भाई, 100 रुपये लीटर डीजल है, 30,000 रुपये का तो डीजल मिल गया आपको। सोचो, ये सब आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एसडीएम में और आपसे अपेक्षाएं की जा रही हैं कि आप फील्ड में जाके गरीबों की और जो पीड़ित समुदाय है उसकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और हाँ ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। ओके, अगला साहब गाड़ी हो गई। अब देखो जो आपके साथ जो लगे होंगे, देखो सेवक वर्ड अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्लास 4 एम्प्लॉय सही है। कोई कहता है सेवक है ही हमारा, तो मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लगता। क्लास 4 एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम। आपके आवास में जो आपका घर है, जो आपको घर मिला था, वहाँ पर आपको दो क्लास 4 एम्प्लॉय मिलेंगे, जो आपके मतलब गार्डन की देखभाल करेंगे, कुछ सब्जी वगैरह बाजार से लानी है तो वो ला सकते हैं, आपके घरेलू डोमेस्टिक जो वर्क्स हैं उनको करने में मदद करेंगे। इसके अलावा 2 आपको ऑफिस में मिलेंगे। ये तो आपके 2 घर में मिले, आवास में मिले, 2 आपको ऑफिस में मिलेंगे, जिससे आपके जो ऑफिस है वहाँ पे जैसे कोई आपको पानी पिलाने के लिए या कोई गेस्ट आ गए उनको पानी पिलवाना है, चाय पिलवानी है, इसके लिए वो 2 एम्प्लॉय आपके साथ रहते हैं। ये तो क्लास 4 एम्प्लॉय में आवास और ऑफिस की बात हो गई। एक आपको अर्दली साहब मिलेंगे, कहीं कहीं 1 मिलते हैं, कहीं कहीं 2 भी मिलते हैं, जिले के ऊपर है। कहीं 1 अर्दली मिलते हैं, कहीं 2 अर्दली मिलते हैं साहब, जैसा जिसको अच्छा लगे। ठीक है, तो जो अर्दली का मतलब होता है कि जो टोपी लगा के या फिर यहाँ एक बेल्ट बांध के रखते हैं, जिससे कि आपकी पहचान हो सके कि आप
ये एसडीएम साहब के अर्दली हैं। जैसे आप जाओ तो आपके सर पे तो लिखा नहीं कि मैं एसडीएम हूँ, लेकिन आपकी जो शानो शौकत चल रही है उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि आप एक अधिकारी हैं। अर्दली बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब बात करो देखो गनर्स की, गनर कितने मिलेंगे आपको। तो देखो दोस्तों, एसडीएम साहब को गनर मिलते हैं 6 गार्ड आपको हैं जो बंदूक ताने आपके संग चलेंगे, बंदूक तान के चलेंगे। कोई अगर लिबर लिबर करी तो है ना, तो ये 6 गार्ड्स आपको मिलते हैं, जिसमें 2 गार्ड, अब क्योंकि सरकारी गाड़ी में कितने लोग बिठा लोगे, आगे ड्राइवर बैठा है, भाई गाड़ी है बोलेरो गाड़ी है, उसमें आगे ड्राइवर हो गया, मान लो ये ऐसे गाड़ी है, ये ड्राइवर है, ये अर्दली है, बीच की सीट पे आप अकेले बैठोगे, पीछे ही तो बैठोगे। अब गनर, तो 2 गनर पीछे बैठ जाते हैं, 2 गनर्स पीछे बैठ जाते हैं। बाकी जो 2-3 गनर और बचे वो आपके आवास पे रहेंगे, या सिस्टम के हिसाब से चलता है कि टोटल 6 गनर अलॉट है, तो 2 24 घंटे के लिए हो गए, बाकी 2 अगले 24 घंटे आएंगे, बाकी 2 अगले 24 घंटे आएंगे। आपकी इच्छा है, आप चाहे कैसा करें, आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में अच्छा खासा आपको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ताकि आप सुख सुविधाओं से कि मतलब ऐसा आपको टेंशन ना ले कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई बोल्ड डिसीजन लिया, मैंने कोई बहादुरी वाला डिसीजन लिया और किसी अराजक तत्व ने आपके संग कोई बदतमीजी कर दी। इससे सुरक्षा करने के लिए आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। ये आपको मैंने गनर भी बता दिया, घर बता दिया, गाड़ी बता दी, पेट्रोल डीजल सब बता दिया। सैलरी जो इसकी है दोस्तों वो 5400 ग्रेड पे की है। जो अपना एसडीएम साहब की जॉब होती है वो 5400 ग्रेड पे की है, बढ़िया लेवल 10 होता है 5400 ग्रेड पे लेवल 10। और लेवल 10 का मतलब है कि अच्छी खासी सैलरी है, आप पैसे से अपनी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहेंगे। लेवल 10 के हिसाब से आज की बात की जाए, इस वक्त की बात की जाए, तो लगभग 92 से 95 हज़ार रुपये के बीच में प्रति माह, 90 to 95 के 92-95 हज़ार रुपये प्रति माह। आज अभी लगने वाला है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है कि नहीं लगने वाला। अब ये सैलरी जो 5400 ग्रेड पे की है, ये 1.25 लाख से ऊपर जाएगी 100%, और जाएगी 1,40,000 के आसपास भी जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस तो आई नहीं है। मतलब सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना पैसा कम नहीं होता है, ईमानदारी से काम करो, टेंशन ही नहीं रहेगी। इधर उधर भटकोगे, उल्टे सीधे हाथ पैर मारोगे, तमाम लोग आपके दुश्मन बनेंगे, शिकायतें होंगी, आपको हो सकता है कि ज़िंदगी में बहुत ऊंच नीच का सामना करना पड़े। ईमानदारी से अपना काम करना। सैलरी के साथ साथ आप ये भी तो देखो दोस्तों कि आपको इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, गनर मिल रहे हैं, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको इतने लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो मिल रही हैं। आप सैलरी क्यों देख रहे हो कि 1,25,000 या 92,000 या 95,000। ओवरऑल बात करो तो 30,000 का तो डीजल ही डीजल हो गया। सोचो, ये सारी चीज़ें भी तो ऐड करो। एक सरकारी इतना बढ़िया घर मिलेगा आपको कि तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। तो घर देख के ना आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया घर होगा, एकदम बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे होते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है। ओके, अब आगे देखो। अब मैं आपको बताऊंगा आपका पावर क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। सिर्फ यही नहीं जान लेना चाहिए कि हमें मिलेगा क्या, ये भी देखो कि हमें करना क्या है। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक छोटा सा ही अंतर होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता। लोग जिसे पावर समझते हैं वो अक्सर एक्चुअली पावर नहीं है, वो जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई शक्ति दी जा रही है तो वो आपके व्यक्तिगत काम के लिए नहीं दी जा रही, वो समाज के लिए दी जा रही है। लोग ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा तो कितना पावर है। पावर थोड़ी नहीं है, तो सुविधा दी गई है ताकि आप जल्दी पहुंच सकें। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही चीज़ें लगभग एक है। आप ऑफिस अपने जाएंगे तो लोग आपके पास शिकायत लेकर आएंगे कि मेरी ज़मीन पर फलाने आदमी ने कब्जा कर लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ का निष्पक्ष जांच की जा सके कि सच में ये शिकायत सच्ची है या फिर फर्जी है। अगर सच्ची है तो इसका समाधान हो, फर्जी है तो उस शिकायत वाले पर कार्रवाई हो कि फर्जी शिकायत लेके आ रहा है। विद इन टाइम होनी चाहिए, समयबद्ध, ये भी तो जिम्मेदारी है। समयबद्ध सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको अपनी तहसील में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उस पर भी ध्यान रखना है। आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मैनेज करना है। पुलिस आपके कंट्रोल में काम करेगी, आप पुलिस से बहुत काफ़ी ऊपर होंगे। मतलब जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आपके अधीन काम करेंगे, आप उनसे रिपोर्ट लोगे कि सारी जगह शांति व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही। ये एक जिम्मेदारी भी है।
ऐसा नहीं है कि कोई 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है कि 5 बजे आप अपने घर चले गए, काम खत्म, फोन ना, आप घर चले गए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आपके पास फ़ोन आएगा कि ये वारदात वहाँ हो गई, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप या तो स्वयं पहुँचें या आप अपने अधीनस्थों को पहुँचाएं। एसडीएम साहब अक्सर तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों से बोल देते हैं कि आप देख लीजिए, अगर आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हो रही तो आप मुझे बताइएगा, तब मैं पहुँचता हूँ। ये तो जाहिर सी बात है, बॉस होता है एसडीएम, तो नायब तहसीलदार तहसीलदार से बोल देता है, वो लोग काम देखते हैं। ये तो नई परिपाटी नहीं, चलता आया है, वर्षों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। एसडीएम साहब के पास हैंड्स बहुत होते हैं। हैंड्स मतलब उनको काम कराने के लिए लोग मिले हैं। पुलिस से संबंधित मामला है, एसएचओ को फ़ोन कर देंगे, ये देख लो। प्रशासन से संबंधित मामला है, तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब को फ़ोन कर देंगे कि नायब साहब ये हो गया, तहसीलदार साहब ये हो गया, आप देख लीजिए। अगर मामला खाद्य आपूर्ति का है, अनाज वनाज का है, तो सप्लाई इंस्पेक्टर को फ़ोन कर देते हैं। मामला अगर किसी और चीज़ का है, मतलब जिस विभाग से संबंधित होगा उस विभाग के हेड को फ़ोन कर देंगे। एसडीएम साहब सबसे सुप्रीम होते हैं अपनी तहसील में, इसीलिए तो नाम दिया गया है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि ये 24/7 की जॉब, मतलब 24/7 का एक काम है। ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे चले गए, घर पे चले गए, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संडे था साहब, अब संडे को मान लो किसी ने फांसी लगा ली और उसका पंचनामा होना है, तो आपके पास पता चलता है कि संडे को किसी ने फांसी लगा ली और पंचनामा होना है, और आपके पास फ़ोन आया, तो आप उससे ये नहीं कह सकते आज तो संडे है, आज छुट्टी है। ऐसा नहीं होता, आपकी जिम्मेदारी है। इतना सब कुछ आपको क्यों दिया गया, इसीलिए तो दिया गया। तो आप संडे को भी मेंटली इतना मतलब दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें संडे मंडे से नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें चलेंगी जिम्मेदारियों से। इसीलिए आपको इतनी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और मेरा मानना है दोस्तों कि आपको सबसे अच्छा मिलेगा ना लोगों को मदद करने का मौका। आप अगर एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, इस प्रशासन में उच्च पद पर हैं, तो आपके छोटे से साइन से जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में बड़ा सा चेंज आता है। आपका साइन भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी बाकी लोगों की ज़िंदगी में बड़ा चेंज लाता है। आपको ऊपर वाला इतनी चीज़ें दे देगा, एसडीएम अगर बन गए तो शासन प्रशासन, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको इतनी शक्ति दी जाएगी कि आप लोगों के आंसुओं को खुशियों में बदल सकते हैं। यही तो है असली सुकून, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेवल पे पढ़ाई करिए कि आप ये एसडीएम का एग्ज़ाम पास करें, पीसीएस का एग्ज़ाम करें, आपको टॉप मोस्ट रैंक मिले। और आप अगर पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस सीरीज हम एक शुरू कर रहे हैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में एक प्रोग्राम हमने करवाया है पीसीएस 2025 के लिए, ताकि हमने जो आपको ये सब कुछ बताया, सारी जो सुख सुविधाएं, पावर, प्रेशर, पर्सनैलिटी, जो भी आपको अच्छी लगी हो, आप वो मुकाम हासिल कर सकें, इसी साल कर सकें 2025 पीसीएस में। तो सक्सेस सीरीज हमारी वीडियो शुरू हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें हम कराते हैं, आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अंदरूनी जानकारी मिली होगी, और भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे। शुक्रिया।